नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जंगली मेडिसिन में। और आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो कभी अमृत बनती है और कभी आग। इसीलिए इसे समझकर सावधानी से और सही शोधन के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे संस्कृत में भल्ला तक कहा जाता है, लोक में भिलावा भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। गुजराती में भिलावो, मराठी में बिंबा, बंगाली में बेला, कन्नड़ में बेलावा, तमिल में सेनकुट्टई और कुछ जगहों पर बिलादर या बलादुरी भी कहते हैं। आपने बचपन में भी शायद किसी नैनी कूप के पास या जंगल के किनारे इसके पेड़ देखे होंगे। साधारण दिखता है पर असर बहुत तीव्र होता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से मिलता है। हमारे आचार्यों ने इसके गुण और प्रयोग विस्तार से बताए हैं, पर हमेशा एक बात दोहराई गई है, ये वनस्पति तीव्र उपवेश मानी गई है, अर्थात इसकी शक्ति तेज है। इसलिए बिना शोधन के इसका प्रयोग न करें। अगर शोधन नहीं हुआ और गलती से त्वचा या शरीर पर असर हुआ तो जलन, सूजन, फफूले जैसी तकलीफें हो सकती हैं। और इन्हें शांत करने के लिए पारंपरिक उपाय जैसे कच्ची नारियल की गिरी, नारियल तेल, दूध, दही, घी का सेवन और तिल चिरौंजी खाना चाहिए। ये चीज़ें मैंने अपने अनुभव और ग्रंथों से देखी हैं और ये राहत देती हैं। अब सीधे बात करते हैं इसके रस और गुण के बारे में। रस कटु, तिक्त और कषाई होता है। गुण लघु, तीक्ष्ण और सघुन कहे जाते हैं। वीर्य उष्ण है और विपाक मधुर। इसका मुख्य प्रभाव कफ और वात को नष्ट करने वाला पर पित्त को बढ़ाने वाला है। इसलिए जिन रोगियों में पित्त ऑलरेडी अधिक है या ज्वर वाली स्थिति हो, वहां सावधानी चाहिए। आयुर्वेदिक निघंटुओं और ग्रंथों में इसे अलग अलग गणों में रखा गया है। भाव प्रकाश में हर्त की आदि गण में, कुछ ग्रंथों में कुष्ठ चिकित्सा में इसे विशेष माना गया है। इसके अंदर कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए गए हैं जिनके नाम आधुनिक शोधों में मिलते हैं। कार्डनॉल, एनाकार्डिक एसिड जैसे तत्व सूक्ष्म प्रभाव देते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद कर सकते हैं, पर त्वचा पर संपर्क होने पर एलर्जिक प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इसलिए वैद्य की निगरानी में ही उपयोग करें। अब मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा जिन्हें हमारे आचार्य और ग्राम्य वैद्य वर्षों से कर रहे हैं। मैं यही बताऊंगा जैसा परंपरा में मिलता है, पर हर प्रयोग वैद्य की सलाह के बिना ना करें। पहला, गंडमाला या घीघा रोग के लिए पारंपरिक लेप। शुद्ध किया हुआ भिलावा जिसे जलाई हुई कशिश कहते हैं, चित्रक, दंती की जड़, पुराना गुड़, मदार और कुछ दूध साधन मिलाकर लेप बनाया जाता है। ये गंडमाला रोग में बाहरी रूप से लगाने पर लाभ देता है। दूसरा, दांतों का मंजन। भिलावा की जली हुई राख से मंजन करने के वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। दांतों को मजबूती और संक्रमण से बचाव मिलता है। तीसरा, बवासीर के लिए पारंपरिक उपाय। भिलावे का मगज गाय के घी में डालकर और कुछ समय के लिए उपयोग में लाने का वर्णन है। स्थानीय वैद्य इसके अनुसार कंडों पर उपयोग बताते हैं और कई जगहों पर इससे आराम मिलता आया है। चौथा, कान के दर्द के लिए 6 ग्राम शुद्ध बिलावा कूटकर 20 ग्राम तिल के तेल में पकाकर 15 ग्राम कपूर मिलाकर ठंडा करके 3-4 बूंद कान में डालने का प्रयोग किया जाता रहा है। ये पक्के तौर पर हर केस में मत अपनाएं। वैद्य से परामर्श जरूरी है, पर पारंपरिक यूनानी आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। पांचवा, त्वचा संबंधी रोग जैसे फुंसी, छाले, सफेद दाग, विडंबना रोग या श्वित्र। भिलावा, चित्रक, सफेद घुघुची और मदार के दूध से बने लेप का वर्णन मिलता है। कुछ विधियों में लेप लगाने के बाद हल्की बार बार जलन करवाकर बाद में ठंडक देने की भी प्रक्रिया बताई गई है। ये अनुभवजन्य है और सावधानी मांगता है। छठा, नरुआ या नारू रोग जैसी स्थिति में छोटे भिलावे की टोपी निकालकर गुड़ में लपेटकर निगलवाने का उल्लेख मिलता है। कुछ मामलों में 3-4 दिन में लाभ दर्शाया गया है। सातवां, वात विकारों में भिलावा, इमली के पत्ते, विडंग, नारियल का रस और मिश्री का मिश्रण बतलाया गया है, जिससे वात संबंधी जकड़न, मस्तिष्क की थकान और भ्रम आदि में लाभ कहा गया है। आठवां, आम वात और जोड़ों के दर्द के लिए भिलावा और तिल का चूर्ण बराबर मात्रा में गुड़ के साथ गर्म जल या पंचकुल क्वांत में देकर लेने की विधि भी मिलती है। इससे गर्मी और जकड़न दूर होती है। नौवां, कमजोरी में उपयोग। एक भिलावा को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूध में उबालकर सेवन करने से शक्ति बढ़ने का वर्णन आकर आता है। बुजुर्गों के लिए ठंडी ऋतु में ये उपयुक्त माना गया है, क्योंकि ये जठराग्नि को बल देता है और शरीर में ताकत लाता है। इन सभी विधियों का एक सामान्य नियम है, मात्रा का पालन और शोधन की अनिवार्यता। शुद्ध किए हुए भिलावा की मज्जा 3 से 6 ग्राम तक और तेल 5 से 10 बूंद तक वैद्य की देखरेख में बताई जाती है। अधिक मात्रा घातक हो सकती है।
अब मैं आपको शोधन की संक्षिप्त परंपरागत अवधारणा बताऊंगा, क्योंकि बिना शोधन के प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए, पर इसे विस्तार में करने के लिए वैद्य और क्लासिकल ग्रंथों का पालन करें। शोधन के विभिन्न तरीके होते हैं। पानी में भिगोना, दूध या दही में भिगोकर पकाना, घी में प्रक्रियाएं, और कुछ स्थानों पर ताम्र पात्र में विशेष क्रिया दर्शाई जाती है। शोधन किन कारणों से जरूरी है? यह कुछ तीव्र रसायनों को कम करता है, अतिरिक्त तैलीय पदार्थों को पूरी तरह नियंत्रित करता है और वनस्पति के औषधीय गुणों को सुरक्षित बनाता है। इसलिए शुद्धिकरण के बिना यह प्रयोग न करें। यहां मैं थोड़ा आधुनिक विज्ञान का संदर्भ भी जोड़ दूं। भिलावे के फल और पेड़ में पाए जाने वाले कुछ घटक जैसे कार्डनॉल और एनाकार्डिक एसिड पर शोध हुए हैं। इनका एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी असर कुछ अध्ययनों में दिखा है, इसलिए पारंपरिक उपयोग के पीछे कुछ रासायनिक आधार भी मिलता है। पर साथ ही इन्हीं घटकों के कारण संवेदनशील त्वचा पर रिस्पॉन्स आ सकता है, इसलिए मॉडर्न क्लिनिकल टेस्ट और दुष्प्रभावों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन या किसी आयुर्वेदिक दुकान से भिलावा आधारित प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो प्रमाणित स्रोत और लैब टेस्टेड उत्पाद चुनें और हमेशा दर्ज प्रमाणों वाला विक्रेता ही चुनें। अब मैं कुछ और व्यावहारिक रेसिपीज और रोजमर्रा के प्रयोग, साथ ही किन स्थितियों में इसे बिल्कुल न लेना चाहिए, ये विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप बिना एडिट के सीधे उपयोग कर सकें। एक पारंपरिक पद्धति घृत आधारित होती है। भिलावा का घृत बनाने की विधि में शुद्ध भिलावा की मज्जा को घी में दीर्घ समय तक पकाया जाता है और फिर छाना जाता है। ये घृत कुछ बाहरी और आंतरिक उपयोगों के लिए कहा जाता है, परंतु घृत बनाते समय माप और तापमान का ख्याल अत्यंत आवश्यक है। अधिक ताप या अधूरा शोधन नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ऐसे निर्माण में अनुभवी वैद्य और प्रामाणिक फार्मेसियों से बने उत्पाद ही लें। दांतों के लिए मंजन की विधि। परंपरा में भिलावा की राख को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर दांतों पर हल्के हाथ से रगड़ने की विधि बताई जाती रही है। आज के समय में अगर आप ऐसा करना चाहें, तो दांतों की संवेदनशीलता और फ्लोराइड की आवश्यकता को ध्यान में रखें। मैं व्यक्तिगत रूप से सलाह दूंगा कि दांतों के लिए आधुनिक दंत विशेषज्ञ से परामर्श लें और पारंपरिक मंजन केवल वैद्य निर्देश पर ही अपनाएं। एक और प्रचलित प्रयोग बाइल्स में, जहां पर गहना आवरण और बैठने की विधि बताई जाती है। पुराने ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि प्रभावित स्थान को घी युक्त भिलावा के कुछ संघों से उपचार मिलने पर मस से सूख जाते हैं। ये वो जगह है जहां पर वैद्य की देखरेख, स्वच्छता और सही मात्रा बहुत मायने रखती है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण चेतावनियां। 1. गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भिलावा का आंतरिक उपयोग न करें। बाह्य उपयोग में भी सावधानी बरतें और वैद्य से परामर्श लें। 2. बच्चों में इसका उपयोग बहुत ही सीमित मात्राओं में और केवल वैद्य निर्देश पर ही हो। 3. जिन लोगों को पित्त अधिक होता है, ज्वर है या पेट में जलन की प्रवृत्ति है, उनके लिए यह वनस्पति अनुपयुक्त हो सकती है। 4. त्वचा पर रैश, लालिमा, खुजली या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत प्रयोग बंद करके चिकित्सीय सहायता लें। अब मैं कुछ क्लासिकल रेसिपीज, जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों या लोक चिकित्सा में मिलता है, इन्हें केवल वैद्य के निर्देशन में ही अपनाएं। गंडमाला हेतु लेप। शुद्ध किया हुआ भिलाला, जिसे जलाई हुई कशिश कहते हैं। कशिश, चित्रक, दंती की जड़, पुराना गुड़ और मदार के दूध समान भाग लेकर लेप बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है। कान के लिए तेल। 6 ग्राम शुद्ध भिलावा को 20 ग्राम तिल के तेल में पकाकर 15 ग्राम कपूर मिलाकर सेवन योग्य मात्रा में ठंडा करके 3-4 बूंद कान में। कमजोरी हेतु दूध भिलावा पान। एक छोटे भिलावे को 4 से 6 टुकड़ों में कर दूध में उबालकर सुबह शाम सेवन से शरीर में बल आता है। वात शमन हेतु क्वाथ। भिलावा, इमली के पत्ते, विडंग और मिश्री का क्वाथ बनाकर देने का वर्णन मिलता है। ये मस्तिष्क की थकान दूर करने में पारंपरिक रूप से लाभकारी माना गया है। मॉडर्न परिप्रेक्ष्य से, यदि आप एक कंट्रोल्ड लैब टेस्टेड भल्ला तक उत्पाद देख रहे हैं, तो देखिए कि उसमें एक्टिव कंपोनेंट्स का प्रमाण हो, कंटैमिनेंट्स नहीं हो और ड्रग इंटरैक्शन के लिए चेतावनी दी गई हो। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का मेल तभी सार्थक है जब पारदर्शिता और सुरक्षा मानक मौजूद हों। अंत में कुछ व्यावहारिक सुझाव और आपके लिए हमारा अनुरोध। अगर आप किसी पारंपरिक उपाय को अपनाने जा रहे हैं, तो पहले अपने स्थानीय आयुर्वेदिक वैद्य से दिखाएं। शुद्धिकृत और प्रमाणित सामग्री ही खरीदें। किसी भी नई योग या घरेलू उपचार को विशेष रूप से गर्भावस्था, बच्चों, वृद्धों और क्रॉनिक रोगियों में लागू न करें बिना सलाह के। यदि आप इस वीडियो से मिली जानकारी को अपने जानने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें आपके इलाके में भिलावा को क्या नाम से बुलाते हैं और आपने किस रोग में इसका इस्तेमाल देखा है। इससे समाज का ज्ञान और बढ़ेगा। आयुर्वेदिक शुद्ध भल्ला तक और इससे बने उत्पाद आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सदैव याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आयुर्वेद को अपनाएं, प्रकृति के करीब रहें। जय आयुर्वेद।